नमस्कार साथियों, नव्या आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की जो द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई होगी हम सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है रेगुलेशंस टू इम्प्लीमेंट न्यू रूरल जॉब एक्ट येट टू बी फाइनलाइज्ड। यहाँ पे वीबी जी राम जी की बात हो रही है ना। इसका पूरा नाम जो है विकसित भारत ठीक है, जिसका ग्रामीण रोजगार के नए कानून के नियम अभी भी तैयार नहीं। सरकार द्वारा लाया गया नया ग्रामीण रोजगार कानून है ये, है ना। इसका पूरा नाम क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। यह इस न्यूज़ में क्या था, ये है जो है अभी भी पूरी तरह लागू नहीं है, क्योंकि इसके नियम जो है वो अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है। कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हर सप्ताह राज्यों के साथ बैठकर ये डिस्कस कर रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं ताकि योजना के नियम सही तरीके से बन सकें। यह किसे रिप्लेस करता है? जो पहले महात्मा गांधी नरेगा योजना जो थी ना, ये MG नरेगा को ये रिप्लेस करता है ये एक्ट। इसमें क्या क्या विशेषता है वो भी देख लेते हैं। पहले जो है 100 डेज़ का काम था, अब 125 दिन का काम मिलेगा लोगों को। और जब कृषि का पीक टाइम होता है ना, जैसे कटाई बुवाई के टाइम, तब उन्हें 60 डेज़ का लीव भी मिलेगा मजदूरों को। फिर है राज्य को पैसा नॉर्मेटिव एलोकेशन, नियम आधारित फंड वितरण के तहत दिया जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा ना। पहले जो था ये रेशो था 90-20 का, 90-10 का। 90% केंद्र देगी और 10% राज्य का होगा। लेकिन अब की बार जो है 60-40 का है, दोनों मिलकर वहन करेंगे। 60% केंद्र, 40% राज्य। ठीक है। और आधार क्या क्या होंगे? राज्य की आर्थिक स्थिति देखी जाएगी कि राज्य जो है अमीर है या गरीब है ना, गरीबों की कितनी संख्या है वहाँ पे, ये सब देखा जाएगा। ग्रामीण रोजगार की मांग कितनी है वहाँ पे, मजदूरों का पलायन कितना हो रहा है, कितने ग्रामीण ऐसे हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि को छोड़कर शहरों में जाते हैं रोजगार के लिए, है ना, तो वो भी देखा जाएगा। योजना का पिछला प्रदर्शन क्या रहा है वो भी देखा जाएगा। कुछ राज्यों का ऐसा मानना है कि उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं पिछली योजना में, उनके तहत उनको फंड मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आधार एक तय किया गया है। दूसरा पॉइंट है ग्राम पंचायतों की श्रेणियाँ, है ना। पूरे जितनी भी ग्राम पंचायत है उनको ABC श्रेणी में बांटा गया है ना। शहर के अब क्या है, आधार ABC में कैसे बांटा गया है? शहर के पास होने वाली पंचायत है, उसका विकास स्तर क्या है, और वहाँ बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, है ना, ये सब उपलब्ध है कि नहीं। शहर से कितनी दूर है पंचायत, वहाँ का विकास स्तर क्या है, ये सब देखकर उसे A, B और C श्रेणी में बांटा जाएगा। तीसरा पॉइंट है योजना शुरू करने के लिए राज्यों को 5 जरूरी काम करने होंगे। ठीक है, अभी तो नियम बनाने बाकी हैं, समय लगेगा। मतलब केंद्र को लगभग 6 महीने उसे लागू करने में ही लग जाएंगे। तो क्या क्या काम करने होंगे? पुराने मनरेगा के अधूरे काम पूरे करने होंगे। अगर आपके राज्य में योजना पहले से चल रही है, ग्रामीण लोग काम कर रहे हैं, तो आपको पहले वो पूरा करना होगा। DBT स्पर्श, है ना, नाम से खाते खुलेंगे लोगों के, सीधा बैंक में खुलेंगे ताकि जो फंड है वो सीधा उनके अकाउंट में आए। सारे लोगों के खाते खुलवाने होंगे। ये युक्त धारा जियो स्पेशल प्लानिंग पोर्टल पर काम की योजना बनाई जाएगी। ग्राम पंचायतों की विकास योजना तैयार करना, है ना, ये सब काम जो है राज्य को पहले करने होंगे इस योजना के लागू होने से पहले,
हाँ, और ये है ना, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसका खर्चा उठाएंगे, 60-40 का रेशियो रहेगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि भाई देख लिया हमने, रोजगार मिले लोगों को, पलायन कम हो, गांव का विकास तेज हो। क्या काम करवाती है सरकार इनमें? सड़क बनवाना, तालाब बनवाना, जल संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था, ये सब करवाती है ना। और लगभग 125 दिन का काम इस योजना में लोगों को मिलेगा। ठीक है, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। वन इलेक्शन, वन नेशन, वन इलेक्शन, रेमेडी वर्स दैन डिजीज। भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल लगा मुझे आज के पेपर में, है ना। अभी जो सरकार कोशिश कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन लाया जाए, इसके ऊपर आया है, उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स को इसमें गिनाया गया है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। चलिए हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, बीमारी से भी खराब इलाज। देखिए शीर्षक भी कैसा है, पूरे देश में। इसका मतलब क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का, कि पूरे देश में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक समय पर कराए जाएं। मतलब जितने भी हमारे लोकसभा के चुनाव है, राज्यसभा के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, स्थानीय चुनाव, सब सारे चुनाव को एक समय पर कराने को वन नेशन वन इलेक्शन बिल कहा गया है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है? जो समर्थक हैं उनका कहना क्या है कि चुनाव का खर्च कम होगा। हाँ, ये बात सही है कि जब चुनाव कंडक्ट होता है तो बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ता है, बहुत फंड्स जो है इसमें लगता है, समय भी जाता है, आचार संहिता लगती है, तो बहुत लोगों को भी थोड़ी परेशानी होती है इसमें। और सबसे मेन तो ये खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो जो समर्थक है उनका ये कहना है कि जो चुनाव का खर्च इसमें कम होगा अगर एक साथ होगा तो। सुरक्षा बलों को जो हम बार बार तैनाती पर लगा देते हैं ये भी नहीं होगा, आचार संहिता भी बार बार नहीं लगानी पड़ेगी। लगभग जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम होते हैं वो उस समय आचार संहिता लगते ही रुक जाते हैं और अनिश्चित काल के लिए रुक जाते हैं। जब तक वोटिंग नहीं होगी, चुनाव के रिजल्ट नहीं आएंगे, तब तक के लिए ये सब जो है स्थगित हो जाता है। तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है इसमें, है ना। इसलिए ये बात भी सही है, राजनीतिक दल लगातार चुनाव प्रचार में ही बिजी रहते हैं, उन्हें अपने काम करने का समय ही नहीं मिलता। ठीक है, ये बात भी ठीक है, पॉइंट्स ठीक है समर्थकों के भी। लेकिन जो लेखक हैं उनका ये कहना है कि यह प्रस्ताव लोकतंत्र और संघीय ढांचे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। कैसे हो सकता है? इंडोनेशिया के एक एग्जाम्पल देके हमें समझाया है उन्होंने। इंडोनेशिया में 2019 में एक ही दिन में संसद, राष्ट्रपति और स्थानीय निकायों के चुनाव कराए गए, है ना। परिणाम क्या निकला? 900 चुनाव कर्मचारियों की मौत हो गई, भगदड़ भी मची होगी। अब इतने बड़े देश में इतने लेवल के चुनाव को एक साथ कराना और उस शासन व्यवस्था को मेंटेन करना कोई आम बात तो नहीं होगी। बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए होंगे, भगदड़ मची होगी। तो देखने को मिला कि 900 लोगों की, चुनाव कर्मचारियों की इसमें मौत हो गई। 5000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, है ना। 2024 में भी फिर कराया गया, तब भी 100 मौतें हुई, है ना। कुछ लोग 15,000 लोग लगभग घायल हुए थे। फिर 2025 में वहाँ की जो संवैधानिक अदालत थी, उन्होंने 2025 में वहाँ की जो संवैधानिक अदालत या फिर जो सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, उनका फैसला आया कि जो चुनाव है जो अलग अलग ही कराए जाएंगे ताकि जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि प्रशासन और मतदाताओं पर भारी दबाव पड़ सकता है अगर चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो। अन्य देशों में भी ये व्यवस्था है ना। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जब हमने कुछ उदाहरण लिए वो ठीक है, वो सब कहाँ क्या है, कहाँ कहीं यूएस में तो राष्ट्रपति शासन है तो लागू ही नहीं होती ये सारी चीज़ें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव एक साथ चुनाव कराने का समर्थन नहीं करता। मतलब इन सब राज्यों में भी ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर भी ऐसा नहीं होता है कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर हम एक्सपीरियंस देखा जाए तो समर्थन नहीं करता है कि ये एक साथ चुनाव होने चाहिए। फिर चौथा पॉइंट देख लेते हैं,
भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव क्या था और किस समिति ने दिया? रामनाथ कोविंद समिति ने यह प्रस्ताव दिया था। आर्टिकल 82 जोड़ा गया, 82A, है ना। राष्ट्रपति एक अपॉइंटेड डेट तय करेंगे इसमें, है ना। सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ ही होंगे। किसी विधानसभा का कार्यकाल पूरा न हुआ हो तो उसे छोटा किया जा सकता है। ये राज्यों के साथ गलत हो गया ना, मतलब आपने एक डेट तय कर दी, राज्य का कार्यकाल अगर 2 साल का बाकी पड़ा है ना, तो आप उसको छोटा कर दोगे, तो ये तो गलत है। और अगर सरकार गिर जाती है तो नई सरकार को बचा हुआ कार्यकाल मिलेगा, न कि पूरे 5 साल, ये भी गलत है ना। कोई सरकार अगर आती है तो अपने 5 साल की रणनीतियों को अपने साथ लेकर के आती है, उसकी अपनी प्लानिंग्स होती है, उसके अपने गोल्स होते हैं। कम टाइम मिलेगा तो नहीं पूरा कर पाएगी वो उसे, तो ये भी गलत है, ठीक है। इसलिए इसे स्वीकार ही नहीं किया गया, चल रहा है अभी तो। भारत की संसदीय प्रणाली पर क्या असर पड़ेगा कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनका ये कहना था कि या तो स्थिरता हो सकती है या जवाबदेही, तो भारत ने जवाबदेही को उस समय चुना था। इसका मतलब ये है कि सरकार तब तक ही रहेगी जब तक उसे विधानसभा और संसद में विश्वास प्राप्त होगा। अभी हम देखते हैं ना, विपक्ष वाले अविश्वास प्रस्ताव रख देते हैं कि जो करंट में सरकार है, विपक्ष को उसमें या फिर पूरे देश को उसमें विश्वास नहीं है ना। विश्वास प्रस्ताव भी होता है हमारे यहाँ। तो इसका मतलब ये था कि जवाबदेही तय करना। अगर देश की जनता को आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आपकी सरकार गिर जाएगी, आप नहीं चला सकते देश का शासन, है ना। तो इसका मतलब ये था कि सरकार तब तक ही रहेगी जब तक विधानसभा या संसद का उसे विश्वास प्राप्त है। संविधान में कौन से आर्टिकल हैं, हम ये भी देख लेते हैं। आर्टिकल 75, केंद्र सरकार संसद के प्रति जिम्मेदार होगी। आर्टिकल 164, राज्य सरकार विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं संघीय ढांचे को किस प्रकार खतरा है कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कौन से मामले में? SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामला जो था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघवाद जो है संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। संघवाद क्या है? केंद्र है, उसके फिर नीचे बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है। राज्य जो है कोई केंद्र के हाथ के कठपुतली कभी नहीं रहेंगे, इनकी अपनी एक आइडेंटिटी होंगी। केंद्र और राज्य जो है वो साथ मिलजुल कर करेंगे, एक साथ एक दूसरे के बंधन में काम नहीं करेंगे, और राज्यों से ही मिलकर हमारा केंद्र बनता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये था। राज्यों को अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में राज्यों का कार्यकाल केंद्र के चुनाव के अनुसार तय हो गया, ठीक है। ये बात कि अगर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ और बीच में अगर चुनाव आ जाता है तो उस कार्यकाल को ही कम कर दिया जाएगा, तो ये तो इस बिल में गलत है ना। राज्यों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, सही बात है ये। 7वां पॉइंट पे देख लेते हैं, अनएक्सपायर्ड टर्म, चुनाव की समस्या। सरकार गिर गई तो नई सरकार को 5 साल का कार्यकाल नहीं मिलेगा। अब मतलब क्या है, जब हम और आप वोट देकर एक नई सरकार बनाते हैं तो हमारे अधिकार को कमज़ोर कर दिया ना उन्होंने। मतदाता के अधिकार कमज़ोर हो गए कि हम सरकार बना रहे 5 साल के लिए, वो कभी भी गिर जाएगी, उसका कार्यकाल कभी भी कम हो जाएगा। सरकार दीर्घकालिक नीतियाँ भी नहीं बना पाएगी, शासन में एक तरीके की अस्थिरता का अनुभव होगा। 8वां पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रपति शासन का खतरा। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति जो है, अगर राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है इस आर्टिकल के तहत, लेकिन वो एक सीमित समय के लिए होगा, है ना। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के समय ऐसा है कि चुनाव हो रहे, आचार संहिता लगी हुई है, लंबे समय तक भी हो सकता है, और राज्य की जो चुनी सरकार भी नहीं है, ठीक है। ये सब है। अब क्या है, चुनाव जो है वो जनता की आवाज़ है,
सरकार की जवाबदेही है और लोकतंत्र की सुरक्षा का साधन है, न कि खर्च की वो है कि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एक साथ करा दिया जाए। नहीं, शांति से होनी चाहिए, लोगों को सोचने समझने का मौका मिलना चाहिए कि वो अपने देश की डोर जिस हाथ में दे रहे हैं वो लायक है कि नहीं है ना। ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। सिर्फ 4 चीज़ों को देखकर आप, हाँ होना चाहिए 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेकर के चलना होगा हमें। चलिए हमारी नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं हम। चलिए, इंडियाज़ रिन्यूएबल ट्रांजिशन कॉट बिटवीन स्ट्रेंडेड पावर एंड इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया। ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी मुझे थोड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ लगी कि हमारे यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो रहा है। भारत जो बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है ये नवीकरणीय ऊर्जा को बनाने में, जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, थर्मल एनर्जी है, वो हम बहुत तेज़ी से बना रहे हैं। हमारे यहाँ निवेश भी अच्छा हो रहा है, लेकिन समस्या क्या है कि बिजली को ग्रिड तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। हमारे पास तकनीक भी है तो दिक्कत कहाँ आ रही है, ये देखते हैं हम इसमें, है ना। भारत का नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन। भारत इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है। एक वैश्विक नेता के रूप में देखा जा रहा है भारत अभी, जितनी तेज़ी से हम प्रगति कर रहे हैं इस नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन में। लेकिन समस्या है कि उत्पन्न बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। ग्रिड क्या होता है? एक तरीके का पूरा सेटअप हो गया कि आपने यहाँ बिजली उत्पन्न करी और सामान्य लोगों के घर तक आपने उसको कैसे पहुँचा, इसको पूरी व्यवस्था को हम ग्रिड कहेंगे। ठीक है, राजस्थान का उदाहरण दिया है इसमें कि 23 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है ना, लेकिन बिजली को ग्रिड में भेजने की क्षमता केवल 18.9 गीगावाट की ही है। इसका मतलब ये कि 4000 मेगावाट बिजली पैदा होने के बाद भी ग्रिड में नहीं जा पा रही हैं, जिससे कई सौर और पवन परियोजनाओं को दोपहर के समय, जब सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, उस समय बंद रखना पड़ता है। ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है हम सब के लिए। क्षमता भी है, बिजली भी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन घरों तक नहीं पहुंच पाएगी, ग्रिड तक वो पहुंच ही नहीं पाएगी वो बिजली की क्षमता। तो प्लांट्स होते हुए भी हमें भरी दोपहर में उन्हें बंद करना पड़ता है, जब सबसे ज़्यादा उनका प्रोडक्शन का टाइम होता है तब। अब TGNA और PGNA, जनरल नेटवर्क एक्सेस, GNA का मतलब है ना, ये एक तरीके की परमिशन होती है जो कंपनीज़ को लेनी पड़ती है। जो कंपनीज़ होती है जो बिजली पैदा करती है उनको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये GNA, ग्रिड से जुड़ने की अनुमति होती है एक तरीके की GNA। तो 2 टाइप के होते हैं, टेम्पररी GNA और परमानेंट GNA। कुछ ऐसी कंपनी होती है जो हमेशा ही उनको अनुमति रहेगी कि आप अपनी बिजली जो है पहुंचा दीजिए ग्रिड तक, और कुछ टेम्पररी GNA बेचारे इनको नुकसान ही हो रहा है, इन्होंने निवेश भी किया, खर्चा किया, सेटअप किया पूरा, है ना, परियोजना को समय से पहले पूर्ण भी कर लिया, लेकिन अब टेम्पररी GNA उनके पास, है ना, कि जब बंद करना होगा दोपहर के समय तो तुम्हारी पूरी परियोजना को, तुम्हारी कंपनी को बंद करना पड़ेगा प्रोडक्शन। ठीक है, परमानेंट बिजली जो है भेजती रहती है ये परियोजना पूरे टाइम, और जब ग्रिड में भीड़ है तो इनको 100% अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ता है। तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ना ऐसी कंपनीज़ के लिए। उन कंपनियों को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है जिन्होंने समय पर परियोजना पूरी कर ली, लेकिन उन्हें अस्थायी अनुमति मिली थी, है ना, जिन्हें टेम्पररी GNA मिला था, कि उनके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया। अभी ये भी समस्या है कि ट्रांसमिशन लाइन का कम उपयोग हो रहा है। 765 kV की लाइन है, लगभग 6000 मेगावाट बिजली वो ग्रिड तक लेकर के जा सकती है ना, लेकिन कई जगह ये देखा गया कि सिर्फ 600 से 1000 मेगावाट बिजली ही लेकर जा रही है। मतलब हम उस लाइन का 20% से भी कम उपयोग कर रहे हैं। तो असली समस्या ग्रिड की नहीं है, व्यवस्था की है। जो ग्रिड ऑपरेटर्स हैं उनका ये कहना है कि वोल्टेज में उतार चढ़ाव होता रहता है और ग्रिड अस्थिरता रहती है। मतलब
आपका जो है सब कुछ है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, समय है, सब कुछ है, लेकिन व्यवस्था नहीं है। एक तो ये प्रशासनिक और संस्थाओं का काम जो है वो सही तरीके से चल ही नहीं रहा है। तो हम हमारे पास इक्विपमेंट होते हुए भी हम उनका यूज़ सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये स्टेटकॉम तकनीकी, रिएक्टिव पावर डिवाइस, स्पेशल प्रोटेक्शन स्कीम है ना, ये सब समाधान है, इसके उपलब्ध भी हमारे पास है। तो समस्या तकनीकी से ज़्यादा प्रशासनिक है। ठीक है, व्यवस्थाएं जो है, शासन प्रशासन ठीक तरीके से काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी समस्या हमें देखने को मिल रही है। ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग कम होने पर संस्थाओं पर जवाबदेही तय नहीं है कि हाँ, अगर 20% ही आप उसका उपयोग कर रहे हो तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं है ना, जवाबदेही तय नहीं होती है। और योजना और वास्तविक संचालन के बीच बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल सही, जहाँ 6000 आप पास कर सकते हो मेगावाट, वहाँ आप 1000 ही कर रहे हो, 600 से 1000 मेगावाट। ठीक है, कितना बड़ा डिफरेंस है ये, कि आपने योजना इतनी बड़ी बना रखी है और वास्तविक संचालन इस प्रकार से हो रहा है। उसका समाधान क्या हो सकता है अब इसका, कि ग्रिड ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहराया जाए इन सब चीज़ों के लिए, उसकी जिम्मेदारी को बढ़ाया जाए, बिजली कटौती का समान वितरण किया जाए। जीएनए आप दे रहे हो सिर्फ टेम्परेरी कोई नहीं, अगर वास्तव में ऐसी समस्या है तो आप परमानेंट वालों को भी दो। जीएनए क्षमता को थोड़ा लचीला बनाया जाए। ठीक है, ये भी नियमित समीक्षा की जाए, टाइम पर ऑडिट होना चाहिए इन सब का। ठीक है, आज की इस न्यूज़ में इतना ही था। ये मोशन टू रिमूव स्पीकर सेट्स स्टेज फॉर ए स्टॉर्मी सेशन। ठीक है, ये हाँ इम्पोर्टेंट है हमारे पॉलिटी सेक्शन के लिए, लेकिन हम इसे एक बार ऐसे ही देखेंगे कि ये जो हमारे ओम बिरला जी हैं, उनके अगेंस्ट जो है विपक्ष ने लाया है, 118 सांसदों ने इसके ऊपर साइन भी कर दिया है। अभी देखते हैं कि आगे होना क्या है ना। विपक्ष का है कि हमें उनमें विश्वास नहीं है। ये जो है आर्टिकल 94 के तहत आता है ना। 118 सांसदों ने साइन किए इसके ऊपर। लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए संसद के कुल और वर्तमान, मतलब जितने आपके 543 मेंबर्स हैं, उनका कुल मतलब बहुमत चाहिए। बहुमत से ये प्रस्ताव पास होता है। कितना, अगर आप इनका बहुमत निकालेंगे तो 272 रहता है। इतने सांसदों की हमें मंजूरी चाहिए रहती है ये प्रस्ताव पास करने के लिए। और जब ये प्रक्रिया चल रही होती है तब जो संसद की अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर नहीं करेगा, जिसके अगेंस्ट ये हो रहा है। वो वहाँ उपस्थित रह सकता है लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकता। अध्यक्षता कोई जो सीनियर मेंबर है वो करेगा, है ना, या फिर डिप्टी स्पीकर करेगा। लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी करता है इस बारे में। अगर नियमों के अनुसार सब कुछ सही होता है तो इसे सदन की कार्यसूची में शामिल किया जाता है। ये एक प्रोसेस होता है पूरा, कि सबसे पहले किसी भी सांसद को स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाने का अधिकार तो सभी के पास है, सारे सांसदों के पास। कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना होता है उसे, है ना, स्पीकर को। फिर जब प्रस्ताव स्वीकार होगा, मतलब लोकसभा सचिवालय में नोटिस देना होता है। नोटिस की जांच करेगा लोकसभा सचिवालय, नियमों के अनुसार वो ठीक लगेगा तो फिर आगे पास होगा। फिर बहस होगी, है ना, उस बहस की अध्यक्षता कोई सीनियर मेंबर या फिर डिप्टी स्पीकर करेगा। स्पीकर चाहे तो अपनी बात भी रख सकता है, वहाँ पे अपना पक्ष रख सकता है। फिर वोटिंग होगी, चर्चा होगी, कुल सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाएगा। अगर बराबर वोट मिल जाते हैं तो, नहीं मिलते हैं तो वो अपने पद पर बने रहते हैं। पहले भी कुछ स्पीकर्स के खिलाफ हो चुका है ऐसा, है ना। जीवी मावलंकर का 1954 में, हुकुम सिंह 1966 में, बलराम जाखल 1987 में, है ना, इन सब के खिलाफ हो चुका है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है,
हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये वाई आर फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स टू सिटीज़ स्टिल सो लिमिटेड। ये जो हमारा फाइनेंस कमीशन है देश का, वो जो वित्त आयोग है हमारा, वो जो है सिटीज़ को मतलब राज्य को उतना वित्त नहीं देते जितना उनको देना चाहिए, है ना। ये अभी प्रकाशित हुआ है, मतलब आई है अभी न्यूज़ कि शहरों को वित्त आयोग से मिलने वाली मदद अब भी कम क्यों है। आपकी जीडीपी की ग्रोथ इतनी है, आपकी जीडीपी इतनी है, तो आप उसका सिर्फ कितना आप 0.12 या 0.13 ही आप राज्यों को दे रहे हों। भारत के शहर आज देश की अर्थव्यवस्था के मुख्य केंद्र बन चुके हैं, लगभग 90%, है ना। सरकारी राजस्व करीब 67% ऑफ कंट्रीज जीडीपी, है ना, शहरों से आता है। उसके बावजूद शहरों को, स्थानीय सरकारों को जो है वित्त आयोग से मिलने वाला पैसा आज भी बहुत कम है ना। ये आंकड़े बताते हैं कि 15वें वित्त आयोग के समय ये आपकी जो जीडीपी थी, मतलब आप कितना कवर कर रहे थे शहरों से, 1.2 से 1.3 लाख करोड़ आपको शहरों से मिल रहा था। उस समय आपकी जीडीपी ग्रोथ 200 से 210 लाख करोड़ थी। स्टिल जो अमाउंट था वो लोगों के पास, मतलब स्थानीय सरकारों के पास 0.1 to 0.13% ऑफ जीडीपी पहुंच रहा था, है ना। जीडीपी का सिर्फ इतना ही पैसा आप दे रहे थे स्थानीय सरकारों को या शहरों को। फिर 16th फाइनेंस का कमीशन आया, आपने 3.56 लाख करोड़ शहरों से वसूल किए, है ना। 2026 से 31, दिस ट्रांसलेशन इज रफली 75,000 करोड़ पर ईयर। इसका मतलब है लगभग 75,000 करोड़ मिलने चाहिए। सिफारिश जो है इतनी की गई थी 3.56 लाख करोड़ की। उस समय जो है जीडीपी करोड़ 400 लाख करोड़ होने का अनुमान है, लेकिन यह भी जो है जीडीपी का 0.13% ही है अभी तक। लेकिन उतना भी जो है यानी वास्तविक बढ़ोतरी ही नहीं हुई है। आप जितना पहले दे रहे थे सिटीज़ को, आज भी आप उतना ही दे रहे हो, है ना। शहरी आबादी तो बढ़ ही रही है। 2020 के आसपास शहरी आबादी 47 करोड़ थी, 2030 तक जो है वो 60 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो इतने ज़्यादा लोगों के बीच जब पैसा बांटा जाएगा तो प्रति व्यक्ति मिलने वाला जो पैसा है वो कम या लगभग समान ही रहेगा। पर कैपिटा इनकम जो रहेगा, पर कैपिटा आप काउंट करते हैं तो लोगों के पास काफ़ी कम पैसा पहुंचने वाला है ना। तो 15वें वित्त आयोग के तहत स्थानीय निकायों को कुल 4.36 लाख करोड़ दिए गए थे। उनमें से भी 90,000 से 95,000 तक करोड़ खर्च ही नहीं हो पाए। उनका जो सिर्फ 30,000 से 35,000 का ही खर्चा किया उन्होंने, उपयोग में लिया है ना। ट्राइड ग्रांट क्या होता है? ऐसे पैसे जिन्हें सिर्फ तय कामों पर ही खर्च करना होता है, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पानी की सफाई है, पानी की सप्लाई है, सफाई और सीवेज है, कचरा प्रबंधन है ना। इससे मतलब वित्तीय जो स्वतंत्रता है शहरों की वो कम हो जाती है, क्योंकि वे अपनी ज़रूरतों के अनुसार खर्च नहीं कर पाते। उन्हें ट्राइड ग्रांट के अनुसार ही खर्च करना पड़ेगा। अगर किसी राज्य को ज़रूरत नहीं है इतना पैसा किसी मतलब पानी की सप्लाई वगैरह में डालने की, तो भी उसे डालना ही पड़ेगा। वो उस फंड को उस निश्चित जगह पर ही, उस निश्चित आवंटित चीज़ के लिए ही खर्च करना होगा उसे। 16वें वित्त आयोग की जो है वो नई शर्तें क्या है ना। पुराने परफॉर्मेंस आधारित शर्तें भी रखी उन्होंने कि शहरों को पूरा पैसा तभी मिलेगा जब नियमित रूप से स्थानीय चुनाव कराए जाएंगे, अपने खातों का ऑडिट कराएंगी गवर्नमेंट, मतलब जो राज्य सरकार है वो वित्तीय अनुशासन बनाया रखा जाएगा, जहाँ जितना पैसा आवंटित है उतना खर्च किया जाएगा, है ना। राज्य जो है वो वित्त आयोग का गठन करेगा। ये सब उनकी शर्तें थी। इसके अलावा
20% पैसा अतिरिक्त शर्तों से भी जुड़ा हुआ है। और यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि शहरों को प्रॉपर्टी टैक्स और यूज़र चार्ज से हर घर से लगभग 1200 रुपये का राजस्व जो है बढ़ाना होगा, आपको टैक्स वसूलना होगा। ये शर्त है 16th पे कमीशन की, मतलब वित्त आयोग की। ठीक है, इससे एक तरीके से संघीय व्यवस्था की चिंता बढ़ जाती है। कुछ फैसलों से राज्यों को अधिकार पर भी सवाल उठते हैं। ठीक है, ये बात भी। 10,000 करोड़ का प्रोत्साहन उन शहरों के लिए रखा गया जो अपने आसपास के गांवों को शहरों में शामिल करेंगे, है ना। समस्या है कि शहरी विकास संविधान के अनुसार राज्यों का विषय है। शहरी विकास केंद्र द्वारा ऐसा प्रोत्साहन देना राज्यों के अधिकारों में भी हस्तक्षेप दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, कुछ राज्य जैसे केरला में ग्रामीण स्थानीय सरकारें काफ़ी मजबूत हैं। वहाँ गांवों को शहर में मिलाने से प्रशासनिक समस्या पैदा हो सकती है। केंद्र सरकार कई प्रकार के सेस भी लगाती है ना राज्यों के ऊपर। इनसे मिलने वाली जो राशि है वो जीडीपी के लगभग 2.2% है ना, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है ये। यानी 8.8 लाख करोड़ मिल रहा है पैसा। राज्यों शहरों से साझा ही नहीं करती ये इतना सारा पैसा। जो केंद्र सरकार है, फाइनेंस कमीशन, वो साझा नहीं करता है राज्यों के साथ, है ना। तो शहर देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता है सर, लेकिन उन्हें मिलने वाली वित्तीय सहायता अभी भी बहुत कम है। समस्या है कि पैसा सीमित है, खर्च करने की आज़ादी भी कम है, और कुछ इतनी स्ट्रिक्ट जो है शर्तें जुड़ी हुई आपकी। तो लेखक का ये मानना है कि शहरों को अपने विकास की योजना खुद बनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जबकि केंद्र सरकार को केवल सहायता और मार्गदर्शन देना चाहिए। ठीक है, आज की इस न्यूज़ में इतना ही। एक टेलीग्राम चैनल है मेरा नव्या IAS से, आपको उस पर ये जो सारी PDF है वो मिल जाएगी नोट्स की। ठीक है, आप वहाँ पर विज़िट करके PDF ले सकते हैं। धन्यवाद। आज की इस न्यूज़ में इतना ही।